तो मैं एंजाइम्स को एक बायो कैटलिस्ट के तौर पे शो कर रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स। हालांकि कुछ एंजाइम्स जो है केमिकली आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को आप केमिकली प्रोटीन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो। और एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन है कि अगर एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो सपोज करो कि एक रिएक्शन में शो कर रहा हूं, उस रिएक्शन के दौरान एक सबस्ट्रेट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, जहां ए को मैं सबस्ट्रेट मान रहा हूं और बी को प्रोडक्ट मान रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन को शो कर रहा हूं, तो मैं इसको कहूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर बी ए में अगर कन्वर्ट होता है, तो मैं इसे कहूंगा बैकवर्ड। अब क्वेश्चन है कि अगर एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, या क्या वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड है उसको भी इंक्रीज करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो बैकवर्ड है उनको भी इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है। अब देखो, मैं यहां ये मेंशन नहीं किया होगा द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं मेंशन करूंगा चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी शो कर सकते हो, डिक्रीज भी शो कर सकते हो। बट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के दौरान एंजाइम का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, इसलिए मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं चेंज। और साथ साथ मैं इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर रहा है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि आप इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इंक्रीज कंडीशन में शो कर रहे हो। तो इट इज नॉट ए चेंज, इट इज कॉजिंग द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप ध्यान में रखना। देखो, अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा हूं, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब क्वेश्चन है कि अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है, तो नॉर्मली हम लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जिन इंफॉर्मेशन को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनकी मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे कि जो रिएक्शन मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, क्या ये अनकैटलाइज्ड है या कैटलाइज्ड है। अगर एंजाइम के प्रेजेंस में अगर हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये कैटलाइज्ड है, और एंजाइम के एब्सेंस में अगर हो रहा है तो अनकैटलाइज्ड है। तो अगर कोई भी रिएक्शन अगर आप कंसीडर करते हो, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि रिएक्शन कैटलाइज्ड है या अनकैटलाइज्ड है। आप सोचोगे कि सेल के अंदर तो सारे रिएक्शन कैटलाइज्ड होते हैं, ऐसा नहीं है, रिएक्शन अनकैटलाइज्ड भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है सेल के अंदर कैटलाइज्ड रिएक्शन के तौर पर परफॉर्म होता है, बट कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो अनकैटलाइज्ड होता है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ये डिस्क्राइब करो कि वो कैटलाइज्ड है या अनकैटलाइज्ड। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि जो रिएक्शन आप कंसीडर कर रहे हो वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। तो हम लोग ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है, तो क्या वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है। इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन आप यहाँ कंसीडर कर रहे हो वो किस रेट से परफॉर्म हो रहा है। देखो, स्पॉन्टेनियस नेचर और रेट ऑफ रिएक्शन ये दो अलग अलग कंडीशन है। जब मैं मेंशन कर रहा हूं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बेसिकली हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूं कि एक यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस रेट से बन रहा है, या जो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है। तो आप केमिकल रिएक्शंस के दौरान आप थ्री इंफॉर्मेशन को नॉर्मली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। रिएक्शन कैटलाइज्ड है या अनकैटलाइज्ड है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और फिर रिएक्शन का जो रेट है वो रेट क्या है। ये पार्ट क्लियर? यस सर। अब देखो, अगर मैं किसी रिएक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप चेंज इन द फ्री एनर्जी के वैल्यू को जो है कैलकुलेट करते हो। और चेंज इन द फ्री एनर्जी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें चेंज इन द फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन द इंथैल्पी माइनस टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और डेल्टा एस जो है इंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि चेंज इन द फ्री एनर्जी इन 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, इंथैल्पी पर, टेम्परेचर पर और इंट्रोपी पर। इन 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब मैं फ्री एनर्जी में अगर मैं इंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तो यानी डेल्टा एच की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में टर्म यूज करते हो एक्सोथर्मिक, आपने नाम सुना होगा। और डेल्टा एच का वैल्यू यानी इंथैल्पी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आप शो कर रहे हो तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। इसका मतलब है कि मैं डेल्टा एच यानी चेंज इन द इंथैल्पी को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों वैल्यू से जो है डिस्क्राइब कर सकता हूं। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू फॉलो करूंगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैं पॉजिटिव अगर वैल्यू मेंशन करता हूं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैं कर रहा हूं इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन है कि यहां अगर मैं चेंज इन द इंट्रोपी की अगर बात करूं, तो चेंज इन द इंट्रोपी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर चेंज इन द इंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं चेंज इन द इंट्रोपी को अगर मैं नेगेटिव वैल्यू से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि रैंडमनेस कम हो रहा है, डिसऑर्डर जो है डिक्रीज हो रहा है। तो आप इंथैल्पी और इंट्रोपी अब दोनों को कंसीडर करो। इंथैल्पी का चेंज इन द इंथैल्पी का वैल्यू भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, चेंज इन द इंट्रोपी का वैल्यू भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव वैल्यू है इंथैल्पी का, और अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव वैल्यू है इंथैल्पी का। अगर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन द इंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन द इंट्रोपी का वैल्यू जो है वो आप नेगेटिव शो करोगे। तो मैं यहाँ इन दो पैरामीटर्स को मेंशन क्यों, ये मैं मेंशन क्यों विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इंथैल्पी, और ये मैं मेंशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इंट्रोपी, इसके रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यानी कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या नहीं है, वो चेंज इन द फ्री एनर्जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर मैं चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर नेगेटिव शो कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा। लेकिन अगर चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। तो आप चेंज इन द फ्री एनर्जी के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है। और चेंज इन द फ्री एनर्जी 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इंथैल्पी, इंट्रोपी और टेम्परेचर। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि मैं अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, यानी चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव अगर मेंशन कर रहा हूं, तो वो कौन कौन सा सिचुएशन है जब चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो आप एक चार्ट को चेक करो। यहां मैं इंथैल्पी चेंज को मेंशन क्यों, इंट्रोपी चेंज को मेंशन क्यों, और चेंज इन द फ्री एनर्जी को मेंशन क्यों। अब देखो, अगर मान लो कि चेंज इन द इंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव है, चेंज इन द इंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी कंसीडर करो। आप लो टेम्परेचर की बात करो, हाई टेम्परेचर की बात करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा अगर चेंज इन द इंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव है और चेंज इन द इंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर मैं चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव शो कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशंस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म होगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं कंडीशंस चेंज कर रहा हूं, जैसे चेंज इन द इंथैल्पी के वैल्यू को मैं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लूं, चेंज इन द इंट्रोपी के वैल्यू को मैं यहां पॉजिटिव लूं, तो क्या चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? यस, हो सकता है। लेकिन वो कंडीशन तब हो सकता है जब आप हाई टेम्परेचर को कंसीडर करो, क्योंकि इक्वेशन में आपने देखा था कि इंथैल्पी चेंज के साथ साथ इंट्रोपी चेंज के साथ साथ टेम्परेचर को भी आप मेंशन करते हो। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के आधार पर भी कंडीशन जो है चेंज होगा। तो अगर मैं फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू अगर नेगेटिव शो कर रहा हूं तो वो हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है, यानी एवरी टेम्परेचर पर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं शो कर रहे हो। लेकिन इस केस में क्या था, आप टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू लो, चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो आप टेम्परेचर यहां कुछ भी कंसीडर कर रहे हो,
तो आपको चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मिल रहा है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। अब अगर मान लो कि मैं एक अल्टरनेटिव कंडीशन शो करूं कि चेंज इन द इंथैल्पी को मैं नेगेटिव रहने दूं, बट चेंज इन द एंट्रोपी को मैं जो है नेगेटिव कर दूं, तो इस कंडीशन में भी जो है चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू आपको नेगेटिव मिल सकता है, बट उसके लिए आपको टेम्परेचर काफी कम रखना पड़ेगा। मैंने और एवरी टेम्परेचर पर यहाँ नेगेटिव कंडीशन नहीं है, लो टेम्परेचर पर नेगेटिव कंडीशन, हाई टेम्परेचर पर नेगेटिव कंडीशन, बट जो फर्स्ट केस में मेंशन किया हूं वो एवरी टेम्परेचर पर नेगेटिव कंडीशन शो कर रहा है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आप शो कर सकते हो, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन। तो ये किसी भी टेम्परेचर पर नेगेटिव है, ये हाई टेम्परेचर पर नेगेटिव है, लो टेम्परेचर पर नेगेटिव है, यानी आप नेगेटिव वैल्यू शो कर रहे हो, यानी चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव का मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन शो कर रहे हो। बट अगर मान लो कि मैं इंथैल्पी का वैल्यू और एंट्रोपी का वैल्यू इस मैनर में लूं कि चेंज इन द इंथैल्पी को पॉजिटिव कर दूं, चेंज इन द एंट्रोपी को नेगेटिव कर दूं, तो किसी भी टेम्परेचर पर यहां आपको नेगेटिव कंडीशन नहीं मिलेगा, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। यानी आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस कंसीडर करोगे, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होगा, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखना कि चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल कंडीशन होगा। अब क्वेश्चन है कि अगर चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। आप ऐसे रिएक्शन को आप डिस्क्राइब करते हो एक्सर्गोनिक रिएक्शन। मैं चेंज इन द फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टर्म यूज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टर्म यूज करूंगा तो चेंज इन द इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में करूंगा। मैं यहां बात कर रहा हूं चेंज इन द फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में, डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में। अगर चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस कंडीशन में रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, सॉरी एक्सर्गोनिक रिएक्शन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा और रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं चेंज इन द फ्री एनर्जी के वैल्यू को पॉजिटिव शो कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का नेचर एंडरगोनिक होगा। एंडोथर्मिक की बात नहीं कर रहा हूं, एंडरगोनिक नेचर शो कर रहा हूं, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होकर के नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होकर के अनफेवरेबल होगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, एनर्जी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान यूज होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक। तो मैं यहाँ अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया हूं। मैं टर्म यूज किया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो चेंज इन द इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक चेंज इन द फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में। और फ्री एनर्जी का वैल्यू कब नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ तीन ऐसी सिचुएशन दिया हूं जहां फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आपको मिल रहा है, और अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा। अगर मैं पॉजिटिव अगर शो कर रहा हूं तो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होगा, यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, देखो आप इस इंफॉर्मेशन को पहले ग्राफिकली भी जो है चेक करो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान जो है ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो सपोज करो कि मैं एक सिंगल सबस्ट्रेट को यहां शो कर रहा हूं, ये सिंगल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इंजाइमेटिकली हो रहा है, नॉन इंजाइमेटिकली हो रहा है, यानी कैटालिटिकली हो रहा है, नॉन कैटालिटिकली हो रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंजाइम के प्रेजेंस में भी बात कंसीडर कर सकते हो और इंजाइम के एब्सेंस में भी कंसीडर कर सकते हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड है या नॉन इंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड है। मैं सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि एक सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आप एक रिएक्शन को शो कर रहे हो। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो स्पॉन्टेनियस के दौरान ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये मैं वाई एक्सिस शो किया हूं जिसमें मैं फ्री एनर्जी को मेंशन किया हूं, और एक्स एक्सिस में मैं यहां टाइम को मेंशन कर रहा हूं। रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, आप दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। अब देखो कि जो रिएक्टेंट है या जो सबस्ट्रेट है जिसको मैं एस से डिनोट किया हूं, उसके फ्री एनर्जी का वैल्यू कितना है, उसके साथ जो फ्री एनर्जी का वैल्यू एसोसिएटेड है वो मैं यहां वाई एक्सिस पे मार्क किया हूं। रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और पी का जो फ्री एनर्जी का वैल्यू है वो आप वाई एक्सिस से जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस ग्राफ से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है और जो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू कम है।
इसका मतलब है चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू जो है लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू कम शो कर रहे हो और सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी का वैल्यू ज्यादा शो कर रहे हो, यानी चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर मैं चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव शो कर रहा हूं, तो यानी डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन आप 0 शो कर रहा हूं, लेस देन 0 की बजाय आप मेंशन करो नेगेटिव। अब यहां अगर मैं ग्राफ को जो है जिस पर्टिकुलर फॉर्म में यहां शो कर रहा हूं, आप इससे जो है ना कंफ्यूज मत हो। आप सिर्फ इस बात को देखो कि सबस्ट्रेट की जो फ्री एनर्जी का वैल्यू कितना है और जो प्रोडक्ट बना है उसकी फ्री एनर्जी का वैल्यू कितना है। क्या इन दोनों की फ्री एनर्जी में जो डिफरेंसेज हैं, वो डिफरेंसेज जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो अगर डिफरेंसेज नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव शो कर रहा है, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन अगर मान लो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होकर के नॉन स्पॉन्टेनियस होता, तो आप देखो कि मैं जो वाई एक्सिस है वहां रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी को शो किया और जो प्रोडक्ट है उसकी फ्री एनर्जी को मैं यहां शो कर रहा हूं। रिएक्टेंट से ज्यादा यानी सबस्ट्रेट से ज्यादा जो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू, तो चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू आप जो है मोर देन 0 शो कर रहे हो, यानी आप पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे हो। और पॉजिटिव वैल्यू शो करने का मतलब है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज नहीं होगा बल्कि एनर्जी गेन होगा। आप ये इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी को रिलीज नहीं शो करोगे, बल्कि ये प्रोसेस एनर्जी को जो है रिक्वायर्ड करेगा, गेन करेगा। और इसे एंडरगोनिक रिएक्शन के तौर पर शो करोगे, इसको एक्सर्गोनिक रिएक्शन के तौर पर शो करोगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ने टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर चेंज इन द फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मैं एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक की बात करूंगा। तो ये एक्सर्गोनिक है, ये एंडरगोनिक है। ये पार्ट क्लियर है? यस सर। देखो ये दो टर्म है, नॉर्मली इन दोनों टर्म्स को हम लोग एक साथ यूज करते हैं, बट ये दोनों अलग अलग कंडीशन को शो कर रहा है। कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज्यादा होगा। अब ऐसे सोचो, सपोज करो कि एक सबस्ट्रेट है एस, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी, चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है। इससे ये पता चला कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब है कि ये एक्सर्गोनिक है, ये पता चला। रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी का वैल्यू कम है। बस इसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन रिएक्शन किस रेट से परफॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्या 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्या 100 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको चेंज इन द फ्री एनर्जी के वैल्यू से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अगर मान लो कि यूनिट टाइम में 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और किसी दूसरे सिनेरियो में 100 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का डिफर कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दोनों के मीनिंग अलग है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप तभी मेंशन करते हो जब चेंज इन द फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हाई रेट से परफॉर्म हो, लो रेट से परफॉर्म हो, ये चेंज इन द फ्री एनर्जी के आधार पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चेंज इन द फ्री एनर्जी के आधार पर हम सिर्फ ये फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, एक्सर्गोनिक होगा, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगा। बस किस रेट से परफॉर्म होगा ये अलग क्राइटेरिया है, अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ये चेंज इन द फ्री एनर्जी के आधार पर डिसाइड नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो एंजाइम के बारे में हम लोग कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं कि एंजाइम यूनिक मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है। अब क्वेश्चन है कि अगर एंजाइम हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है तो किन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ये हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है। तो मैं यहाँ कुछ पैरामीटर मेंशन कर रहा हूँ जिसके आधार पर आप मेंशन कर सकते हो कि एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है। पहली बात तो है कि एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंडीशन शो करता है। अब सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंडीशन में भी मैं 3 अलग अलग कंडीशन शो कर रहा हूँ। एक एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो कर रहा हूँ, एक ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो कर रहा हूँ, एक स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो कर रहा हूँ। अब जैसे देखो, अगर मान लो कि मैं ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज कर रहा हूँ
और एंजाइम के तौर पे अगर मैं ग्लूकोकाइनेज को अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज को ही सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करता है, वो किसी अदर हेक्सोजेज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं करता, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं ग्लूकोकाइनेज की जगह अगर मैं हेक्सोकाइनेज की बात करूं, हेक्सोकाइनेज को अगर शो करूं, तो ये ग्लूकोज को भी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर सकता है, फ्रक्टोज को भी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर सकता है, मैनोज को भी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर सकता है। ये सारे 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्लूकोकाइनेज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है, वो किसी अदर सबस्ट्रेट को यूज नहीं कर सकता है। अगर मैं हेक्सोकाइनेज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये हेक्सोज स्पेसिफिक है, यानी ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है। ये सिर्फ ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं करेगा, अगर फ्रक्टोज है तो उन्हें भी यूज कर सकता है, मैनोज है तो उन्हें भी यूज कर सकता है। तो एक एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है जब आप ग्लूकोकाइनेज को कंसीडर करते हो, एक ग्रुप स्पेसिफिसिटी है जब आप हेक्सोकाइनेज को कंसीडर करते हो। एट द सेम टाइम अगर मान लो कोई एंजाइम है वो डी ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर रहा है, तो वो एल ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं करेगा। अगर मान लो कोई है अगर वो एल ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर रहा है, तो वो डी ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप वहां स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी शो करते हो। तो आप अगर एंजाइम को हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अगर कंसीडर कर रहे हो, तो ये हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंडीशन भी शो करता है। उनमें भी मैं 3 डिफरेंट कंडीशन को मेंशन किया, एब्सोल्यूट, ग्रुप एंड स्टीरियो। एंजाइम सिर्फ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी है। अगर मान लो कि मैं ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज अगर रख रहा हूं, तो इनसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि यहां ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा। तो ये सिर्फ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के लिए भी ये स्पेसिफिक कंडीशन शो कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो कोई एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंडीशन शो कर रहा है या जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे स्पेसिफिक कंडीशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन शो कर रहा है, क्योंकि किसी रिएक्शन में आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को ही शो करते हो। अगर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंडीशन शो कर रहा है और साथ साथ अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंडीशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन को जो है शो कर रहा है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. देखो, इस जिस क्लासिफिकेशन को मैं एंजाइम्स के रिस्पेक्ट में मेंशन कर रहा हूं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कोफैक्टर टर्म कब यूज करना है, को एंजाइम टर्म कब यूज करना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ, को सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या हुआ, मेटलो एंजाइम क्या है, मेटल एक्टिवेटेड कंडीशन क्या है। ये मैं न्यूक्लिक एसिड के दौरान भी मेंशन किया था, बट मैं एक बार फिर से उसको समराइज कर रहा हूं। एंजाइम्स केमिकल नेचर प्रोटीन भी शो कर सकता है और आरएनए भी शो कर सकता है। अगर एंजाइम का केमिकल नेचर प्रोटीन है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को कॉमन कंडीशन के तौर पर शो करते हो, बट अगर आरएनए है तो उस एंजाइम को आप राइबोजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर प्रोटीन है तो वहां 2 कंडीशन शो कर सकते हो सकता है कि वो उस एंजाइम में सिर्फ प्रोटीनेसिस कंपोनेंट ही प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि प्रोटीनेसिस के साथ साथ नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो। अगर सिर्फ प्रोटीनेसिस कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आप उसको सिंपल एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, लेकिन अगर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट भी अगर प्रेजेंट है तो आप उसे कंजुगेटेड एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अब क्वेश्चन है कि अगर नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट है तो उस नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट के लिए आप एक कॉमन टर्म यूज करते हो, कोफैक्टर। कोफैक्टर आप टर्म तब अप्लाई करते हो जब आप नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट को डिस्क्राइब करते हो। अब वो नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मेटल आयन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक नेचर है तब भी आप कोफैक्टर यूज करोगे, मेटल आयंस है तब भी आप कोफैक्टर यूज करोगे। यानी अगर नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट है तो उसके लिए आप ब्रॉडली टर्म यूज करते हो, कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दें तो कंजुगेटेड एंजाइम का जो पार्ट आप मेंशन करते हो वो प्रोटीन है, उसको आप एपो एंजाइम के तौर पे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ प्रोटीन कंसीडर कर रहा हूं तो इस प्रोटीन को मैं एपो एंजाइम के तौर पे डिस्क्राइब करूंगा, और जो नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट है उसको कोफैक्टर के तौर पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक नेचर का है तो आप इसको डिस्क्राइब करते हो को एंजाइम, और मैंने न्यूक्लिक एसिड के दौरान को एंजाइम को डिस्क्राइब भी किया था। या हो सकता है कि वो कोई मेटल आयन हो, जैसे रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस जैसे टॉपिक के अंदर मैंने हेक्सोकाइनेज के केस में मेटल आयन के इन्वॉल्वमेंट को शो किया था। तो मेटल आयन भी हो सकता है और कोएंजाइम भी हो सकता है। अगर मेटल आयन है तो मेटल आयन में 2 कंडीशन हो सकते हैं।
अब क्वेश्चन है क्या वो मेटल आयन उस एंजाइम का इंटीग्रल पार्ट है? अगर वो उस एंजाइम का इंटीग्रल पार्ट है तो उस मेटल आयन को अगर आप रिमूव कर दोगे तो एंजाइम का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कंफर्मेशन है, वो सब जो है चेंज हो जाएगा। तो अगर एंजाइम का इंटीग्रल पार्ट है मेटल आयन तो आप उसे कहते हो मेटेलो एंजाइम। लेकिन अगर मान लो कि मेटल आयन की रिक्वायरमेंट एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, जैसे हेक्सोकाइनेज के लिए आप मैग्नीशियम आयन के इन्वॉल्वमेंट को शो करते हो, पायरुवेट काइनेज के लिए पोटेशियम आयन के इन्वॉल्वमेंट को शो करते हो, तो वो उस एंजाइम का इंटीग्रल कंपोनेंट नहीं है बल्कि उस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप मेटल आयन में दो कंडीशन शो कर रहे हो, अगर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिए तो मेटल एक्टिवेटेड, अगर एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाहिए तो उस कंडीशन में टर्म यूज करोगे मेटेलो एंजाइम। और जो को एंजाइम है यानी जिसका नेचर आप ऑर्गेनिक शो कर रहे हो, इसमें भी आप दो क्राइटेरिया फॉलो करते हो। अगर को एंजाइम बहुत टाइटली बाउंड है प्रोटीन के साथ तो उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब टाइटली बाउंड का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोवेलेंटली बाउंड हो, वो नॉन कोवेलेंटली भी हो सकता है, क्योंकि कोवेलेंट इंटरेक्शन तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता ही है, और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर टाइट बाइंडिंग अगर आप शो कर रहे हो तो वहां सिर्फ कोवेलेंट इंटरेक्शन को शो करोगे, वहां कोवेलेंट इंटरेक्शन के साथ साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी हो सकता है। बट ध्यान में रहे कि इंटरेक्शन जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप टाइटली बाउंड कंडीशन शो कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा है, टाइटली बाउंड कंडीशन नहीं शो कर रहा है, लूजली बाउंड कंडीशन शो कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए टर्म यूज मत करना प्रोस्थेटिक ग्रुप, आप उसके लिए टर्म यूज करना को सबस्ट्रेट। तो टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और लूजली बाउंड है तो को सबस्ट्रेट के तौर पर आप उसको डिस्क्राइब करते हो। मुझे ये बताओ कि जो कंजुगेटेड है मैं उसको होलो एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ? Yes. सर यस सर Yes, और sir. Sir. जो कंजुगेटेड है उसको आप होलो एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हो, और उस होलो एंजाइम में जो प्रोटीनेसिस पार्ट है उसको एपो एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और जो नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट है उसको कोफैक्टर के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर देखो कैटालिटिक आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन जो है काफी लेट सामने आया, और कैटालिटिक आरएनए को ही आप डिस्क्राइब करते हो राइबोजाइम के तौर पर। कैटालिटिक आरएनए के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आया था दो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल आउटकम के आधार पर, एक था सेज और दूसरा था सिडनी अल्टमैन। तो मैं इन दो साइंटिस्ट के नेम को यहां मेंशन क्यों, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। सेज ने आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी को रिपोर्ट किया ग्रुप 1 इंट्रॉन के केस में, और अल्टमैन ने आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी को रिपोर्ट किया आरएनएच-पी में। तो पहली बार जो कैटालिटिक एक्टिविटी आरएनए में रिपोर्ट किया गया वो अल्टमैन और सेज के द्वारा किया गया, और सेज और अल्टमैन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। आरएनएच-पी में अल्टमैन ने देखा कि यहाँ कैटालिटिक एक्टिविटी आरएनए में प्रेजेंट है, और ग्रुप 1 इंट्रॉन के केस में सेज ने रिपोर्ट किया कि यहाँ कैटालिटिक एक्टिविटी आरएनए में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन है कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैं नेचर में, उसका केमिकल नेचर तो प्रोटीन है, और वो डाइवर्स केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। डाइवर्स केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स आप शो करते हो उसका केमिकल नेचर आप प्रोटीन शो करते हो, बट कुछ ही ऐसे एंजाइम्स हैं जिसका केमिकल नेचर आरएनए है। अब क्वेश्चन है कि अगर कुछ ही एंजाइम्स का केमिकल नेचर आप आरएनए शो कर रहे हो तो वो आरएनए यानी वो जो कैटालिटिक आरएनए है वो किस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। देखो जितने भी कैटालिटिक आरएनए के बारे में अब तक इंफॉर्मेशन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। या तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, या तो ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, या पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटेलाइज कर रहा है। मैंने जितने भी कैटालिटिक आरएनए जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो सेल के अंदर या सेल के बाहर अपना रोल प्ले कर रहा है, उनके कैटालिटिक एक्टिविटी को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो वहां आप डाइवर्स केमिकल रिएक्शन नहीं शो करते हो, आप कुछ सेलेक्टेड केमिकल रिएक्शन को शो करते हो। अब सेलेक्टेड केमिकल रिएक्शन के तौर पर वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। आपने आरएनएच-पी के बारे में पढ़ा होगा कि ये एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, दूसरा ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एक लोकेशन से शिफ्ट करके दूसरे लोकेशन पर जो है ना वो लाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन। और जब आप इंट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हो तो वहां आप ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, तो ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन को ये कैटेलाइज कर रहा है। और एक और रिएक्शन जो कैटेलाइज कर रहा है जो आप एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के तौर पर शो करते हो कैटालिटिक आरएनए के केस में,
वो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन राइबोसोम के द्वारा होता है और राइबोसोम में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो आरएनए मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन नहीं है। इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है राइबोजाइम के द्वारा कैटेलाइज हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं अदर केमिकल रिएक्शन को अगर मेंशन कर रहा हूं तो वो इन विवो कंडीशन में मेंशन नहीं कर रहा हूं, इन विट्रो कंडीशन में। इन विवो कंडीशन में इसका मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटालिटिक आरएनए कौन कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, उसके मैं यहाँ 3 डिफरेंट टाइप्स को मेंशन किया। हो सकता है कुछ अदर रिएक्शन को भी कैटेलाइज करे और वो इन विट्रो कंडीशन में रिपोर्टेड भी है, बट मैं बात यहाँ इन विट्रो कंडीशन की कर नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि लिविंग सेल में जो राइबोजाइम्स आप शो कर रहे हो वो किस तरह के केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। तो 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, या तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, या ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन को कॉज कर रहा है, या राइबोसोम में प्रेजेंट होकर के पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटेलाइज कर रहा है।